संदेश, झूठ से हटके। नमस्कार, संदेश हिंदी न्यूज चैनल में मैं हरिशंकर जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि एनडीए के पास कोई मुद्दा नहीं है। घूम फिरकर वो घुसपैठियों पर आ जाते हैं। भले ही एसआईआर में कोई घुसपैठिया नहीं मिला हो, पार्टी के भीतर घमासान है, लेकिन बीजेपी ने हर हथकंडा कर असलियत को छिपा रखा है। दबाव की राजनीति भी है और डील की भी राजनीति है। बहुत सारे तरीके हैं डील करने के, उनको आते हैं। आने वाले समय में ये कोई पुख्ता तौर पर नहीं कह सकता कि बीजेपी नीतीश पर कैंची चलाएगी या नीतीश बीजेपी के पर कतरेंगे। नीतीश को अगला मुख्यमंत्री घोषित ना करना और अमित शाह द्वारा अपने बयान से इससे पुष्ट कर जो इरादे साफ किए हैं, उससे भीतर ही भीतर लावा धधक रहा है। राजनीतिक गलियारों में ये सवाल हर व्यक्ति जानना चाहता है कि नीतीश क्या राहुल और लालू तेजस्वी के संपर्क में है? क्योंकि ये राजनीति है, इसमें कोई किसी का कोई थंब रूल नहीं होता, कोई किसी का स्थायी दुश्मन नहीं होता, कोई किसी का स्थायी मित्र नहीं होता। तो ये बड़ा सवाल आजकल राजनीतिक गलियारों में हर व्यक्ति मतलब की जुबान पर है कि क्या नीतीश लालू तेजस्वी के संपर्क में है? क्या राहुल और लालू तेजस्वी के संपर्क में भी है नीतीश? हम भले ही कहें कि हमें कोई पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन नीतीश का इतिहास बताता है कि उनके लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ में जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनमें सुरेंद्र दुबे जी हैं। मैं उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। दुबे सर जी, बात कहाँ शुरू करें, कहाँ खत्म करें? पहले किस मुद्दे पर बात करें? देखिए, बहुत ऐसे हैं कि सियासी धमाके तो आप हमेशा होते रहते हैं, लेकिन दीपावली पर कुछ खास चल रहा है और आरजेडी में लोग एक दूसरे की थोड़ी बहुत टांग घसीटी कर रहे हैं। कांग्रेस में भी कर रहे हैं, खासतौर से वो जिन्हें टिकट नहीं मिला है वो नेता रोग आ रहे हैं। तो ये क्या कोई नई बात है? और एनडीए में क्या हो रहा है? जी देखिए, सबसे पहले तो छोटी दीपावली की शुभकामनाएं। हालांकि दिवाली है, छोटी और बड़ी क्या, लेकिन एक परंपरा है कि आज छोटी दिवाली कल बड़ी दिवाली होगी। तो आपको भी और आपके दर्शकों को भी सबको शुभकामनाएं। उनके साहस को भी सलाम कि दिवाला निकले होने के बावजूद भी दिवाली मनाने पर आमादा है, इसलिए मैं उनके साहस को भी सलाम करता हूँ। देखिए, एक पोल्यूशन होता है और दीपावली पोल्यूशन होता है। इस दीपावली में पॉलिटिकल पोल्यूशन बिहार में बहुत बढ़ा हुआ है। कहाँ छुरछुरी छुटाई जा रही है, कहीं फुलझड़ी छूट रही है, कहाँ कोई छोटा अनार छोड़ा दे रहा, कहाँ कोई पटाखा छुटा रहा है। उस पॉलिटिकल पोल्यूशन के कारण पूरा राजनीतिक वातावरण हल्का सा विषाक्त बना हुआ है और सामान्य आदमी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हमको, आपको भी हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तमाम चैनल्स पर पिछले 8-10 दिन में कांग्रेस और आरजेडी में घमासान की खबरें ऐसे आ रही हैं जैसे कि बस महागठबंधन अब गया तब गया और एनडीए जीत गई। ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है मीडिया में। मैं मेन मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, तो अलग था ही। जो हम लोगों का मीडिया है, यूट्यूबर्स का, वहां भी पोल्यूशन बहुत छा गया है और तमाम ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि भाई राहुल गांधी ने बड़ी गलती कर दी। ऐसी भी चर्चाएं चल रही है कि साहब अगर ऐसे करेंगे तो कांग्रेस कैसे जीतेगी और आरजेडी उनमें ठन गई है। मेरे के जब जिसको टिकट नहीं मिला हो तो ठन ही जाती है, उसमें कोई बुरी बात नहीं, हमेशा ऐसा होता है। कांग्रेस और आरजेडी में किसी बात का टकराव हो, इसका मैं कोई कारण नहीं समझता। ठीक है, एक आध सीट पर हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी बिहार में मुख्यमंत्री बनने नहीं गए,
उनका लक्ष्य 2029 में है प्रधानमंत्री बनने का। तो तेजस्वी यादव को इस पर कोई दुखी तो नहीं होना चाहिए उनको। मुझे लगता है कि बुखार 99 है, लेकिन वो डॉक्टर उसको 104 डिग्री बुखार दिखा रहा है कि मरीज की हालत बहुत खराब हो सकता है 99 बुखार हो, हरारत हो, लेकिन ये लोग बता रहे हैं कि भाई बहुत ज्यादा बुखार है और कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। और जो उठापटक एनडीए में है उसके बारे में मैं रोज सुबह अखबार पढ़ता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं रोज सुबह अखबार पढ़ता हूँ उसमें तब तक 2-3 खबरें ऐसी होती हैं जिसमें ये कहा जाता है कि भाई एनडीए ने बड़ा बढ़िया मैनेज कर लिया है, वहां कोई बवाल नहीं हो रहा है, बीजेपी और एनडीए ने मैनेज कर लिया, अमित शाह ने इसको भी बुला लिया, उसको भी बुला लिया और चिराग पासवान भी खुश हैं। तो जब खुश ही खुश हैं तो क्यों खबरें चल रही हैं? बस धुआं दिख रहा तो कहीं आग तो लगी होगी। तो मुझे मेरा शक इसलिए जाता है कि स्पॉन्सर टाइप खबरें हैं या नैरेटिव बनाने की खबरें हैं कि रोज मैं 2-3 खबरें अखबारों में ऐसी देखता हूँ जिसमें बताया जाता है कि वो आरजेडी और कांग्रेस में ठनी हुई है और 4-5 सीटों की बात कही जाती है। वो 4-5 सीटें शायद अभी आप बता रहे कल तक सब मामला सिमट भी जाए। मान लो न भी सिमटे तो चुनाव तो 240-43 पर होना है ना, 42 पर। तो काय परेशान है लोग? अगर 6 पर मान लो गड़बड़ भी हो जाए तो बहुत सीटें हैं ना। ये जब मैं एसेस करता हूँ अपनी 50 साल की पत्रकारिता की नजरों से, तो मुझे लगता है कि यही रहस्य छिपा हुआ है। जहां एक तरफ बताया जाता है कि बीजेपी ने वाह वाह क्या मैनेज किया है, कोई बवाल नहीं। और कांग्रेस सब गड़बड़, उनको कहना चाहिए आरजेडी सब गड़बड़ करे, 11 सीटों पर तो आरजेडी लड़ेगी। लेकिन आरजेडी बीजेपी के सिर्फ बिहार में प्रतिद्वंदी पार्टी, ऑल इंडिया नेटवर्क पर तो कांग्रेस से ही निपटना है। इसलिए उन खबरों में 1 पैरा या 2 पैरा ये भी होता है तो राहुल गांधी जीत सकते थे, नहीं, अब लग रहा नहीं जीतेंगे। एक चैनल में तो देख रहा तो दिन भर वो चलाते हैं बस, राहुल के पास 79 घंटे, कोई बता रहा सिर्फ 15 घंटे, कोई फिर बता रहा 12 घंटे। ऐसा लगता है जैसे वो हॉस्पिटल में एक होता है ना, क्या उसको बोलते हैं, वेंटिलेटर। तो वेंटिलेटर पर चली गई है कांग्रेस क्योंकि वो आरजेडी 6 लोग सीट चुनाव नहीं लड़े। मुझे लगता है इस बात को समझना चाहिए और ये आपको 2-3 दिन में अभी सब ठीक दिखाई पड़ जाएगा। शुक्रिया आपका। और सलीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको याद है, आपको हैदराबाद जा रहे हैं आधा वर्जे, और आपको मेरी डिमांड नोट मैंने पहले ही भेज दिया था हैदराबाद जा रहे हैं। तो मैं प्रतीक्षा करूंगा। एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं, फिर भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, मेरा सवाल ये है आपसे कि राहुल गांधी के खिलाफ ही हमले क्यों ज्यादा हो रहे हैं? क्या उनके नैरेटिव बहुत भारी होते हैं? बिहार में वोट चोरी का मुद्दा लोग कहते हैं काम नहीं कर रहा है, लेकिन वोट चोरी और बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ज्यादा काम कर रहा है। इसके अलावा क्या घुसपैठिया कोई मुद्दा है क्या जिसको अमित शाह रोज रोज उठा रहे हैं? या वो ये कहने को मजबूर हो रहे हैं कि साहब ये गठबंधन नहीं चला पा रहे हैं तो सरकार कैसे चलाएंगे? तो उनका क्या मुद्दा है, वो तो नहीं बता पा रहे हैं डॉक्टर साहब। देखिए, असल में अमित शाह का मामला ये है कि उनको अपने जो परेशानियां हैं उसके ऊपर चादर डालने के लिए कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी ये क्यों नहीं कहते कि वोट चोरी का मामला। अरे भाई, राहुल क्या आप कह रहे हैं? और जब आपने लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा। तो ये तो पूरे देश में फैल चुका है और इसको अगर अमित शाह जो है वो रेत में सर छुपा के जो है ये समझते हैं कि वो महफूज हो गए, तो ये बात नहीं है। देखिए, आपने अभी घुसपैठिया का इश्यू निकाला था। घुसपैठिया के जवाब में इन्होंने एसआईआर निकाला। एसआईआर के जवाब में महागठबंधन ने वोट चोर गद्दी छोड़ निकाला। अब फिर इन्होंने घुसपैठिया का मामला उठाया तो उसका तो बहुत जबरदस्त जवाब महागठबंधन ने ढूंढा है। वो कहते हैं कि भाई आप खुद घुसपैठिया है, हम बिहारी है और आप बाहरी है। तो अब इलेक्शन हो रहा है बिहारी और बाहरी के बीच में, और लोगों को फैसला करना है कि वो एक बिहारी को मुख्यमंत्री बनाएंगे या किसी बाहरी को जिसके बारे में वो कोई नहीं जानते, या किसी बाहरी के इशारे पर चलने वाले उसके गुलाम को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो बिहार में अब मामला जो है ना वो बहुत आगे निकल चुका है और ये जो घुसपैठिया वाला मामला है वो चलने वाला नहीं है।
देखिए एनडीए की सबसे बड़ी कमजोरी फिलहाल क्या है? एनडीए की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि उन्होंने नीतीश कुमार को हटा दिया। यानी अब जो है वो एनडीए के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के वक्त बार-बार ये लोग कहते थे कि हमारे पास तो मोदी का चेहरा है प्रधानमंत्री के लिए, आपके पास कौन है बताओ? लेकिन अब बिहार इलेक्शन में महागठबंधन के पास तो तेजस्वी है। इस पर किसी को कोई एतराज नहीं है और इस पर कोई मतभेद नहीं है कि जब इंडिया की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे। यानी पब्लिक फैसला कर सकते हैं और लोकप्रियता की दौड़ में तेजस्वी जो है पिछले 2 साल से सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन ये बताए कि भाई उनका मुख्यमंत्री कौन होगा? वो ये कहते हैं कि वो विधायक दल तय करेगा। अरे भाई किस राज्य नहीं में नहीं, आपके विधायक दल ये ने बात तय तो, किया? ये तो इंडिया गठबंधन नहीं, एनडीए एनडीए कहता है कि एनडीए। विधायक। तो हाँ। एनडीए वाले ये कहते हैं कि विधायक दल तय करेगा। इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि ना तो नीतीश कुमार होंगे और ना चिराग पासवान होंगे, बल्कि जिसके बारे में चिट्ठी दिल्ली से आएगी वो मुख्यमंत्री होगा। और वो चिट्ठी किसके लिए आएगी ये कोई नहीं जानता। ये किसी भी पार्टी के लिए खास तौर से राज्य में, क्योंकि राज्य का मामला ऐसा होता है कि लोगों की जो शिकवा शिकायत होता है, लोगों की जो समस्याएं होती हैं, वो डायरेक्टली मुख्यमंत्री के पास जाती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बंबई से जो है वो अपनी शिकायत करने के लिए जो है दिल्ली जाऊं प्रधानमंत्री मोदी के पास, लेकिन मैं बंबई में जा सकता हूँ और पूरे राज्य भर के लोग बंबई आ सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि एक जाना पहचाना चेहरा हो जिस पर वो भरोसा कर सके, उसको वोट दें। अब इनके पास कोई चेहरा नहीं है। इनका जो उप मुख्यमंत्री है, 2 में से एक को तो कोई जानता नहीं, सिन्हा। वो कहाँ रहता है, उसका पूरा नाम भी अगर आप पूछेंगे मतदाताओं से, वो नहीं बता सकते। दूसरा जो है, उसका मामला ये है कि वो चौथे नंबर पे चल रहा है। उसको जो है वो 6% लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने। तो एनडीए ना तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, ना चिराग पासवान को बनाना चाहता है। और जिसको बनाना चाहता है उसका नाम नहीं बता सकता। तो जो गठबंधन इतना कमज़ोर हो कि अपने मुख्य होने वाले मुख्यमंत्री का नाम नहीं बता सकता हो, तो उसकी कमज़ोरी का क्या हाल है इसका अंदाज़ा जो है वो बिहार के लोग आसानी से कर सकते हैं। देखिए जोशी साहब, असल मसला इनका ये है कि इनकी नीयत में खोट है। ये अपने साथियों के पीठ में छुरा घोंपना चाहते हैं। भाई आप निकाल लो, आप ये बोलो कि हम नीतीश कुमार के साथ नहीं लड़ना चाहते, हमको अपना मुख्यमंत्री बनाना है, हम अपने बल पे लड़ेंगे। जैसे अभी आपने एक ने लिखा था कि भाई राहुल गांधी को अकेले लड़ना चाहिए, आपकी राय हो सकती है। लेकिन आप नीतीश कुमार को रखना भी चाहते हैं, बनाना भी नहीं चाहते। तो ये जो इनका असमंजस है ना, ये इनको बहुत महँगा पड़ने वाला है। और बिहार के लोग जो है वो इस बार किसी ऐसे इंसान को जिसको कि वो जानते नहीं है, वो उसके लिए वो जिस गठबंधन का है उसको नहीं वोट देंगे। और इन लोगों एक ज़माने में बीजेपी ये कहती थी कि हम पार्टी विद द डिफरेंस है, हमारा विधायक दल तय करता है, हाई कमांड से कुछ नहीं आता है। लेकिन वो ज़माना लद गया। अब आप देखिए जितने भी इनके मुख्यमंत्री होते हैं, राजस्थान में वसुंधरा राजे ने क्यों प्रधानमंत्री मोदी को सलाम नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि उसके साथ धोखा हुआ। मध्य प्रदेश में इन्होंने एक चिट्ठी भेज के जो सबसे कमज़ोर आदमी को, जिसने इलेक्शन जिताया, चौहान, उसको ही किनारे कर दिया। राजस्थान में जिसने इलेक्शन जिताया उसको ही किनारे कर दिया। और ये लोग इस तरह का खेल करते हैं, कभी मुख्यमंत्री बदल देते हैं, कभी अपने मंत्री बदल देते हैं। और गुजरात में देखिए सारे मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। तो ये पब्लिक का गुस्सा ठंडा करने के लिए, नए लोगों को पैसे कमाने देने के लिए, अपने अच्छे गुलामों को जो है वो सत्ता में लाने के लिए ये करते हैं। लेकिन ये सब खेल पब्लिक समझ चुकी है और अब ये ज़्यादा दिन चलने वाला है नहीं। मीडिया में चल सकता है, क्योंकि मीडिया में तो आपके पैसे दे के लोग भोंकते रहते हैं। आप जितना रोटी डालते हैं, जितना हड्डी डालते हैं, उतना लोग आपके लिए भोंकते हैं। लेकिन जनता को थोड़ी ना इस तरह से आप झांसे में ला सकते। जनता को इस तरह से थोड़ी ना बेवकूफ़ बना सकते। तो मेरा पहला सवाल तो ये है कि अमित शाह ये क्यों नहीं बताते कि उनका मुख्यमंत्री का जो है वो उम्मीदवार कौन है? और अगर वो नहीं बता सकते, अगर उनको ये डर है कि इसकी वजह से नीतीश कुमार दूर हो जाएँगे, चिराग पासवान रास्ता पकड़ लेंगे, तो ये उनकी गठबंधन की कमज़ोरी है, एनडीए की कमज़ोरी है। अपनी कमज़ोरी पे पर्दा डालने के लिए दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और उसके बजाय वो घुसपैठिया 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 की कहानी तो चली हो गई। इस बार बिहार के लोग बाहरी को नहीं आने देंगे और बाहरी के गुलाम को और बाहरी के चेले को भी नहीं आने देंगे। वो एक बिहारी को जो है वो अपना मुख्यमंत्री बनाएँगे और उन लोगों ने अपना मन बना लिया है
तेजस्वी यादव इस बार जो है वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। शुक्रिया। जी जी, और शुक्रिया आपका जी। तो सर, ये जो मैंने बताया शुरुआती भूमिका में अपनी, तो एनडीए में बगावत थमने का नाम नहीं ले रही है। एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं एनडीए के दल, और गोदी मीडिया कह रहा है कि महागठबंधन में रह रहे हैं। और हाँ, मतलब जो ट्रोलर हैं उनका भी रेट बढ़ गया है। बोले आप ये लिखेंगे महागठबंधन में रह रहे हैं तो आपको जितना मिलता है उससे डबल मिलेगा। तो ये टिप्पणी लिखने का मतलब भरमार है इस टिप्पणियों की। और अब गोदी मीडिया का तो हाल देख ही रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि अरे टूटा, अब टूटा, जिस दिन से गठबंधन बना है उस दिन से तोड़ ही तोड़ रहे हैं। और तोड़ने ही तोड़ने की बातें हैं, सुपारी है सर उनके पास में। लेकिन एनडीए में क्या है सर, एनडीए में तो कुछ सुपारी देने वाला है नहीं। तो क्यों नहीं थम रही है बगावत वहां पर, और कहां कहां बगावत है मैंने आपको बताया था। शुक्रिया जोशी साहब, आपने जिस शेर की तरफ इशारा किया था, मैं सबसे पहले वही सुना देता हूँ। गालिब का शेर है, मेहरबान होके बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मेहरबान होके बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर आ भी न सकूं। तो जब भी आपका फोन आता है तो मुझको यही शेर याद आता है। आपने जो खुशखबरी सुनाई, आज खुशी का दिन है तो बहरहाल बातचीत को खुशखबरी से शुरू होना चाहिए था। और दीपावली जो है वो चिरागों का त्यौहार है, और चिरागों के त्यौहार में अगर एक चिराग बुझ जाए चिराग का, तो बहरहाल वो हैरत की चीज है। लेकिन अहमद फराज का एक शेर है, मैं आज जद पे अगर हूं तो कुछ गुमान ना हो। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो ट्रोलिंग करते हैं। आजकल सोने के भाव में 1,25,000 रुपए तोला के भाव में, मैं आज सब पे अगर हूं तो कुछ गुमान नहीं हो, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। हवा किसी तो की नहीं। हवा तो किसी की नहीं है, और पहला चिराग बुझ गया है। इत्तेफाक से उसका नाम लक्ष्मी है, और धनतेरस के दिन लक्ष्मी का चिराग बुझना जो है वो एक खास किस्म का संकेत है। देखिए, इन सारी कवायद के बीच सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण जो घोषणा है वो कांग्रेस के अध्यक्ष, जो राज्य अध्यक्ष है राजेश राम, उन्होंने की। उन्होंने ये कहा कि हमारा जो लीडर है बिहार में वो तेजस्वी यादव है, और तेजस्वी यादव जो फैसला करेंगे वो फैसला होगा और वही इम्प्लीमेंट होगा, और कोई दरार नहीं पड़ेगी। और जब तक कि तारीख वापस लेने का मौका होता है ना, तो अगर कुछ जगहों पर दो लोगों ने, यानी कांग्रेस और आरजेडी, या कोई मित्र पक्ष ने, सीपीआई या कोई और आरजेडी ने फॉर्म भर दिया है, तो वो नॉमिनेशन वापस हो जाएगा। और उन्होंने बहुत साफ तौर से कहा, अभी दुबे साहब जिसका जिक्र कर रहे थे, कि कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होगी, बल्कि हर जगह एक ही प्रत्याशी लड़ेगा, और वो हमारा इंडिया गठबंधन का एक ही प्रत्याशी होगा। अब एक और बात जिसकी तरफ इशारा अभी आया, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि बीजेपी ये कह रही है कि हमारा मुकाबला तो पीके से है, जन स्वराज से है। ये दरअसल मैदान छोड़ने वाली बात है। लेकिन आप जब स्वराज की पीके की कुछ इंटरव्यूज देखें तो आपको बहुत दिलचस्प बातें सुनने को मिलेंगी, बहुत मजा आएगा आपको। और मैं उनको एक अच्छा सिफोलॉजिस्ट समझता था, लेकिन ऐसा लगता है कि राजनीति में आने के बाद इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो जो थोड़ी बहुत बुद्धि उनके अंदर थी, जिसका उपयोग करते थे वो अपनी सुविधा के अनुसार मुख्तलिफ लोगों को, कभी जेडीयू के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, कभी बीजेपी के साथ, ऐसा लगता है कि उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वो जब तुलना करते हैं तो इस तरह से करते हैं कि देखो, पिछली मर्तबा चिराग पासवान ने इतनी जगह पर जेडीयू को नुकसान पहुंचाया, वरना जो है वो जेडीयू इतनी जगह जीत जाती।
अगर चिराग पासवान नहीं होते तो जेडीयू जो है वो 38 पे नहीं आती, ये वो कहते हैं। और उन्होंने कहा कि अब तो जेडीयू, अब तो चिराग पासवान है नहीं, तो इसलिए वो नुकसान नहीं होगा। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि अब वो नुकसान मैं करूंगा, यानी जन स्वराज पार्टी करेगी। सवाल ये है कि चिराग पासवान ने किसका नुकसान किया? चिराग पासवान ने महागठबंधन का नुकसान तो किया नहीं, चिराग पासवान ने जेडीयू के उम्मीदवारों को हराया, या ये कि आपस में दोनों के बट गए तो महागठबंधन का फायदा हुआ। तो अब अगर वही काम जो पिछली मर्तबा चिराग पासवान से लिया गया था, खुद पीके के अनुसार, वो ये कहते नहीं कि मुझसे ये काम लिया जा रहा है, लेकिन वो ये कहते हैं कि अब वो काम मैं करूंगा। यानी उन्होंने अपने आप को स्वघोषित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कह दिया है। और जो नुकसान चिराग पासवान ने पिछली बार किया था, वो नुकसान इस बार बाहर रह के पीके करेंगे और अंदर आके चिराग पासवान करेंगे। तो बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है कि पिछली मर्तबा जो एनडीए को नुकसान हुआ था वो बाहर से हुआ था, यानी बाहर से आपने चिराग पासवान को लड़ाया और उसके जरिए से नीतीश कुमार के उम्मीदवारों को हरवाया, जिससे उनकी संख्या कम हो गई। अब उससे सबक सीखने के बाद इनको चाहिए था, और उससे सबक सीख के इन्होंने इनको अंदर कर लिया, चिराग पासवान को अंदर कर लिया। चिराग पासवान के अंदर आते ही 29 सीट देना पड़ा, तो उसमें से कुछ सीटें जेडीयू की चली गई, कुछ सीटें बीजेपी की चली गई। अब ये तो सीधा सीधा नुकसान हो गया कि कम सीटों पे आप इलेक्शन लड़ेंगे, इसलिए 29 उसको दे दिया। अब मसला ये है कि इनके अंदर घबराहट का ये आलम है कि इन्होंने चिराग पासवान का जो रोल था वो उठा के पीके को दे दिया। यानी अब आप बाहर से हमको नुकसान पहुंचाओ और अंदर से नुकसान पहुंचाने के लिए तो चिराग पासवान ही है। तो चिराग पासवान तो वो करेंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, और बाहर जो से जो है वो इस घर को आग लगाएंगे वो जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर हो गए। अब सवाल यह है कि प्रशांत किशोर अगर बीजेपी के लिए बाहर से चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि हमारा असल मुकाबला उससे है, तो ये कैसी अजीबोगरीब बात है। मतलब ये कि आप ये कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई पीके से है और पीके हमारे लिए बाहर से काम कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि एनडीए में जबरदस्त किस्म का कंफ्यूजन है। मतलब उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि हम किसको क्या काम दें, किससे क्या काम लें, किसके बारे में क्या कहें और किसके बारे में क्या नहीं कहें। अमित शाह जो है वो बड़ी अजीब और गरीब बातें वहां पर कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं तो घुसपैठिया के बारे में बोलता हूं, मैं हिंदू मुसलमान नहीं कहता, लेकिन महागठबंधन जो है घुसपैठियों को मुसलमान कहता है। तो ये जो राजनीति है हिंदू मुसलमान की, वो महागठबंधन कर रहा है, हम नहीं कर रहे। अरे भाई, ये तो रावण के मुंह से रामायण वाली बात हो गई। हिंदू मुसलमान की राजनीति का तो मोनोपोली जो है वो एनडीए के पास है, इसलिए कि इनको कोई और काम ही नहीं आता। अब अगर ये कहने पे मजबूर हो जाएं हमारे गृह मंत्री कि साहब ऐसा है कि हम तो हिंदू मुसलमान की राजनीति ही नहीं करते। अरे भाई, अगर आप हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते तो करते क्या है ये बताइए। इसलिए कि कोई और काम तो करते नहीं। अब ये कह रहे हैं कि अगले 10 सालों में ऐसा होगा कि बिहार जो है वो पूरी तरह से बाढ़ मुक्त हो जाएगा, और अगले 10 सालों में ऐसा होगा कि बिहार जो है वो एक औद्योगिक राज्य बन जाएगा। प्रश्न यह है कि पिछले 20 साल से आप सरकार में हैं और पिछले 11 साल से तो वहां डबल इंजन सरकार है। तो ये जो बिहार को जो है अगले 10 साल में बाढ़ मुक्त होना है 100%, तो कम से कम उसका 1% तो इस 11 साल में या पिछले 20 साल में होना चाहिए था। और आप जो कह रहे हैं कि औद्योगिक हो जाएगा, तो कम से कम इस दौरान जो है वो कुछ तो औद्योगिकरण होना चाहिए था, कुछ तो इंडस्ट्रीज आनी चाहिए थी, कुछ तो लोगों का वहां से पलायन रुकना चाहिए था। तो लोग कैसे विश्वास करेंगे
कि जो काम आपने 20 साल नहीं किया और 20 साल में उसका 1% भी नहीं किया, आप उसका सपना दिखा रहे हैं कि आइंदा 10 साल में करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इनका बार बार ये कहना 20 साल सरकार चलाने के बाद 11 साल डबल इंजन कि हम अगले 10 साल में ये करेंगे, ये बताता है कि पिछले सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया। और फिर एक काम और उन्होंने कह दिया कि हम दोबारा जंगल राज को नहीं आने देंगे, यानी जो जंगल राज हमने 20 साल पहले खत्म किया था उनके बकौल वो जंगल राज हम दोबारा आने नहीं देंगे। तो ये भी अजीब बात है कि भाई 20 साल पहले जो जंगल राज खत्म हो गया था वो कैसे आ सकता है? वो तो मर खप के गया, उसकी राख उड़ गई, उसकी हड्डियां गल गई। तो अजीब अजीब बातें जो है वो अमित शाह साहब कह रहे हैं। और उनकी जो ये जंगल राज है उसके मुकाबले जो आज एक नया नारा मैंने सुना वो सीपी माले की तरफ से था। वो उन्होंने कहा कि हम बुलडोजर राज को बिहार में आने नहीं देंगे। देखिए ये बात उस वक्त कही गई जब योगी जो है एक रैली करके जा चुके और योगी जो है वो बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर है। तो उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को यह फैसला करना होगा कि क्या वो बिहार में भी उसी तरह का बुलडोजर राज चाहते हैं जैसा कि उत्तर प्रदेश में। तो आप जो है वो बुलडोजर राज को बिहार में नीतीश कुमार ने जो भी किया, लेकिन कम से कम बुलडोजर राज नहीं आने दिया। तो अब ये फैसला करना है बिहार के लोगों को कि क्या वो बुलडोजर राज को अपनी सीमा पार करके यहाँ आने देंगे या उसको वहीं पे रोक देंगे। और मैं समझता हूं कि ये जो 3 मुद्दे हैं, पहला मुद्दा वोट चोर, दूसरा मुद्दा जो है वो दलितों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, और तीसरा मुद्दा जो है वो बुलडोजर राज। ये तीनों मुद्दे जो है वो एनडीए गठबंधन को हराने के लिए काफी है। ये जितना चाहे शोर मचा लें, जितना चाहे जो है वो अपनी मीडिया के जरिए से जो है वो एक माहौल बनाने की कोशिश करें, जनता जो है वो देख रही है और जनता जो है इन ठोस मुद्दों पर फैसला करेगी। शुक्रिया जी, शुक्रिया आपका सर। आपने बिल्कुल लाख टके की बात कही